आज का जो हमारा टॉपिक है वह है तनाव। कि एक मतलब तनाव या टेंशन, आखिर तनाव होता क्या है और क्यों होता है। तनाव का सीधा तात्पर्य है गुण। तनाव, जब हम बात करते हैं तनाव के बारे में, तो व्यक्ति तनावग्रस्त किस स्थिति में होता है। हम देखते हैं कि समाज में जो व्यक्ति रह रहा है उस व्यक्ति की बहुत सारी इच्छा, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। ओके। बहुत सारी इच्छाएं और बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह समाज में कार्य करता है। और जब इन इच्छाओं की, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समाज में सिर्फ दो प्रकार के रास्ते बताए गए हैं। पहला रास्ता है सामाजिक नियमों पर चलकर, यानी समाज द्वारा स्वीकृत जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के आधार पर, उन नियमों पर चलकर व्यक्ति अपनी इच्छा और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। दूसरा आधार या दूसरा नियम है कि समाज द्वारा जो स्वीकृत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी की इच्छा और अपनी आवश्यकता की यदि पूर्ति ही करना है तो व्यक्ति के लिए समाज द्वारा अस्वीकृत, जो समाज ने स्वीकार नहीं किए हैं, उन नियमों के आधार पर भी अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता है। एवरी ह्यूमन, हम बात कर रहे हैं टेंशन को लेकर, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज मैनी डिजायर एंड नीड्स, यानी समाज के अंतर्गत जो व्यक्ति रह रहा है उसकी बहुत सारी इच्छा और बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। As this today's topic is a tension in our society and our human. Every human being has many desire and needs, यानी समाज में जो व्यक्ति रह रहा है उस व्यक्ति की बहुत सारी इच्छा, बहुत सारी आवश्यकता हैं। उन इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति उसे समाज में रहकर करना पड़ती है। एंड दीज डिजायर एंड अ नीड आल्सो फुलफिल इन आवर सोसाइटी। एंड जब उसे सोसाइटी या समाज में रहकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो दो रास्ते हैं। देयर आर ओनली फॉर टू वे द फुलफिल आवर नीड एंड आवर डिजायर। पहला है आपका, गुड मॉर्निंग टेरिशा, पहला रास्ता है समाज द्वारा स्वीकृत नियमों के आधार पर। द फर्स्ट वे इज एक्सेप्टेड रूल्स इन आवर सोसाइटी देन फॉलो दैट, यानी समाज में जो नियम हैं उनके आधार पर व्यक्ति अपनी इच्छा और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। एंड अदर वेज या सेकेंड वेज डू नॉट एक्सेप्टेबल रूल्स इन आवर सोसाइटी देन कंप्लीट अ ह्यूमन आवर डिजायर एंड आवर नीड्स, यानी कि समाज में जो नियम अस्वीकृत हैं उन नियमों पर चलकर भी मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति करना, यानी जो व्यक्ति है वह अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाह रहा है, चाहे समाज के रास्तों पर चलकर, चाहे समाज में बने हुए नियमों पर अस्वीकार करके। सोसाइटी के अंतर्गत दो ही प्रकार के नियम हैं, या तो समाज में जो स्वीकृत नियम हैं, एक्सेप्टेबल रूल्स हैं, उन्हें या उनके रास्ते पर चलकर अपनी इच्छा और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर ले, या फिर समाज द्वारा जो अस्वीकृत हैं उन पर चलकर। फॉर एग्जाम्पल, हम एक साधारण उदाहरण लेते हैं कि यदि हमारी इच्छा है बहुत सारा पैसा कमाना, माई डिज़ायर इज सम मैनी मनी इन माई लाइफ। दो ही रास्ते हैं, देर आर टू वेज। पहला रास्ता, मैं एजुकेटेड हूँ, अच्छा बिजनेस करूँ और पैसा इकट्ठा कर लूँ। फर्स्ट थिंग, our educated and get a some job
and our business, then take us some money, and also follow a acceptable rule in society. यानी समाज द्वारा स्वीकृत नियमों के आधार पर मैं कोई जॉब हासिल करूं या बिजनेस करूं और बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लूं। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका, मुझे पैसा तो चाहिए, आई गट सम मनी बट सडनली, यानी अमीर तो बनना है लेकिन तुरंत बनना है। अब तुरंत बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कहीं चोरी करूं? भाई पैसा चाहिए है आपके लिए तो कहीं ना कहीं आपको चोरी करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ोगे बिजनेस करोगे तो धीरे धीरे पैसा आएगा। लेकिन जब सडनली चाहिए, क्विक पैसा चाहिए आपके लिए, तो आप क्या करेंगे? चोरी करेंगे, जो समाज के द्वारा अस्वीकृत है। तो जब अस्वीकृत नियमों पर हम चलते हैं या समाज द्वारा जो नियम स्वीकार नहीं किए गए हैं, डू नॉट एक्सेप्ट वाला सम रूल्स इन आवर सोसाइटी, देन फॉलो दैट अ ह्यूमन और अ पर्सन। यदि व्यक्ति उन नियमों के आधार पर चलता है जिन्हें समाज स्वीकृत नहीं करता है, तब हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण की, सोशल कंट्रोल। हमने देखा है कि समाज को नियंत्रित करने के लिए दो प्रकार के नियंत्रण बनाए गए हैं। द होल सोसाइटी इज कंट्रोल, देयर आर टू टाइप ऑफ कंट्रोलिंग इन आवर सोसाइटी। फर्स्ट इज अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, एंड सेकेंड इज अ फॉर्मल कंट्रोल या औपचारिक सामाजिक नियंत्रण। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण से आशय क्या रहेगा? अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण से आशय यह है कि ऐसा नियंत्रण जिस नियंत्रण पर व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक नुकसान नहीं करता। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल इज आल्सो गेटेड अप, डू नॉट लॉस या डू नॉट डिक्रीज आवर मेंटल, फिजिकल और इकोनॉमिकल। यानी कि इस प्रकार का नियंत्रण, दिस टाइप ऑफ कंट्रोलिंग इज फॉलो अप आवर फैमिली, सोसाइटी एंड फ्रेंड सर्कल। यानी अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण परिवार में, पड़ोस में और मित्र मंडली के द्वारा किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि यदि हम अपने परिवार में चोरी करते हैं तो परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा तो नहीं करेगा अपन को पकड़े और पुलिस को ले जाए, पहले समझाएगा। द फर्स्ट टाइम a thief our home, then the family member also realized this is not a good work, यानी कि यह अच्छा कार्य नहीं है। इस प्रकार का समझाइश देंगे परिवार वाले, पड़ोस वाले और हमारे मित्र। लेकिन यदि यही चोरी आप अपने आसपास के अलावा कहीं और करते हैं, किसी बैंक में करते हैं या कहीं और करते हैं, दिस टाइप ऑफ वर्क डन बाय एनी अदर फील्ड लाइक अ बैंक, एनी अदर्स, तब क्या होगा? तब होगा ये कि पुलिस आएगी, आपको पकड़ेगी और जेल में ले जाएगी। देन डन इट फॉर अदर साइड दैट टाइप ऑफ वर्क, then follow our rules like a law, administration rules and constitution rules. Then loss your mental, physical and also economical, क्योंकि जब आपको पुलिस ले जाएगी आपको मारेगी भी, जिससे आपका फिजिकल हरासमेंट भी होगा, मेंटल हरासमेंट भी होगा और आर्थिक हरासमेंट भी होगा, क्योंकि पकड़ने के बाद जब आप पर केस चलेगा तो आपको कहीं ना कहीं पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के नियंत्रण जब होते हैं, जो समाज के परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली के अलावा किए जाते हैं, वह सभी क्या कहलाते हैं? आपके फॉर्मल सोशल कंट्रोल या औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, जिसमें कानून का सहारा, लॉ का सहारा
दंड का प्रावधान होता है। इन द इनफॉर्मल रिलेशनशिप आर आल्सो फॉलो सम रूल्स, लॉ एंड पनिश्ड। पनिश मीन्स इकोनॉमिकल पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल पनिशमेंट। यानी कि जब आपको सज़ा दी जा रही है तो सज़ा के दौरान आपको शारीरिक सज़ा हो सकती है, मानसिक हो सकती है या आर्थिक सज़ा हो सकती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं जहाँ पर दंड का प्रावधान है वहाँ पर फॉर्मल सोशल कंट्रोल फॉलो होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सामाजिक नियंत्रण से व्यक्ति क्या हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। तो समाज के अंदर एक कार्य था जो व्यक्ति की इच्छा और जरूरतों को पूरा करना था। इन एवरी ह्यूमन इज अ वर्क आवर डिजायर एंड आवर नीड्स इज फुलफिल इन आवर सोसाइटी। समाज में रह के उसे अपने डिजायर, अपनी नीड्स को पूरा करना है। और इन नीड्स और इन डिजायर का यानी इन इच्छाओं और इनकी आवश्यकताओं के लिए दो रास्ते बताए हैं। पहला रास्ता है समाज द्वारा स्वीकृत नियमों के आधार पर, दूसरा रास्ता है समाज द्वारा अस्वीकृत नियमों के आधार पर। लेकिन जब व्यक्ति अस्वीकृत नियमों के आधार पर चलता है तब सामाजिक नियंत्रण आता है। इन आवर सोसाइटी इन एवरी ह्यूमन complete or fulfill our needs and our desire follow for two ways. First way are acceptable rules in our society, and second do not acceptable rules our society. Do not acceptable rules our society thus follow a social control. There are many two type of social control. First is informal social control and second is a formal social control. लेकिन जब व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत नियमों के आधार पर बार बार चलकर अपने डिजायर की पूर्ति नहीं कर पाता, अपनी इच्छा को कंप्लीट नहीं कर पाता, तब क्या होता है? तब स्थिति उत्पन्न होती है कुंठा या अंतर्द्वंद की, फ्रस्ट्रेशन और इंटर कॉन्फ्लिक्ट की। वन पर्सन इज कंटिन्यू आवर वर्क डन बाय एक्सेप्टेबल रूल इन आवर सोसाइटी बट आवर डिजायर इज नॉट कंप्लीट और नॉट फुलफिल। यानी कि स्वीकृत नियमों के आधार पर भी चलकर जब व्यक्ति अपनी इच्छा और अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तब उसके मस्तिष्क में दो प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। फर्स्ट कुंठा और सेकंड अंतर्द्वंद। डू नॉट फुलफिल आवर डिजायर और आवर नीड्स एंड एक्सेप्टेबल रूल्स देन वी क्रिएटेड अ टू थॉट। फर्स्ट फ्रस्ट्रेशन एंड सेकंड इज इंटर कॉन्फ्लिक्ट। इंटर कॉन्फ्लिक्ट की जब हम बात करते हैं या अंतर्द्वंद की बात करते हैं तब व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है और उसमें असफल हो रहा है या पराजय हो रहा है या कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, गुड मॉर्निंग, नहीं हो पा रहा है, तब व्यक्ति के मस्तिष्क में उस विचार को लेकर एक लड़ाई उत्पन्न हो जाती है कि वह समाज द्वारा स्वीकृत नियमों से ना चल के अस्वीकृत नियमों पे चल के अपनी इच्छा की पूर्ति कर ले। When this person is not fulfill our requirement or our need and desire by the acceptable rule of our society, then will be created our thought inter conflict. And why would you accept rules in our society? यानी आखिर क्यों उन नियमों पर चलकर व्यक्ति अपने डिजायर की पूर्ति करे, जबकि एक रास्ता और है अस्वीकृत नियमों के आधार पर चलकर। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, इसी प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं इंटर कॉन्फ्लिक्ट। व्हेन द ऑकर अ कंडीशन फॉलो सम रूल्स और नॉट देन डन आवर डिजायर्ड और फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट। यानी कि एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए सोचना लगता है कि समाज द्वारा स्वीकृत पर चलूं या अस्वीकृत नियमों पर चलूं, तब व्यक्ति के अंदर
जो स्थिति उत्पन्न होती है वही स्थिति कहलाती अंतर्द्वंद या इंटर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति। दूसरी बात हम बात करते हैं फ्रस्ट्रेशन या कुंठा की। तो कुंठा एक प्रकार से सामाजिक स्थिति है, अंतर्द्वंद भी एक प्रकार से सामाजिक स्थिति ही है और कुंठा भी एक प्रकार से सामाजिक स्थिति है। जिस स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, कुंठा के अंतर्गत व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है, विफल हो जाता है। इन द फ्रस्ट्रेशन इज आल्सो कॉल्ड अ सोशल कंडीशन in our society, then these condition person is a disorder और फेलियर इस प्रकार की फीलिंग करने लगता है कि वह पराजय हो गया है, असंतुष्ट हो चुका है। जब इस प्रकार की फीलिंग्स उसके मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाती है, then will create a tension, यानी कि if the condition occur of frustration and frustration is also a social condition, then this time a human is also a failure, disqualified or unbalanced. Then these condition is follow a tension, यानी कि जब व्यक्ति अपने आप में या स्वयं में यह अनुभव करने लगे कि वह फेल हो गया, वह असंतुष्ट हो गया या उसके हाथ में हमेशा विफलता ही लग रही है, तब व्यक्ति के अंतर्गत जो कुंठा की स्थिति रहती है वह प्रबल हो जाती है और कुंठा की इसी स्थिति को हम कहते हैं टेंशन या तनाव। तो हम देख रहे हैं कि टेंशन के बारे में हमने देखा कि टेंशन आखिर क्यों होती है, तनाव क्यों होता है। तो हमने देखा कि व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं हैं और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए इच्छा की पूर्ति तो करना है। अब इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास दो रास्ते हैं, समाज द्वारा स्वीकृत नियम और अस्वीकृत नियम। If the every human in many desire and our many needs and also fulfill in our society, but condition fulfillment there are two way. First, society acceptable rule. Second, do not acceptable rule in our society. जब अनएक्सेप्टेबल या अस्वीकृत नियमों की बात करते हैं तो सामाजिक नियंत्रण आता है। सामाजिक नियंत्रण हम देखते हैं औपचारिक और अनौपचारिक। इन द सोशल कंट्रोल टू टाइप, फर्स्ट इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल एंड सेकंड इज द फॉर्मल सोशल कंट्रोल। इन कंट्रोल के कारण ही व्यक्ति को नियंत्रित किया जाता है और नियंत्रण के दौरान व्यक्ति अपनी इच्छा और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है। इस समय हम देखते हैं कि जब व्यक्ति किसी इच्छा और किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है, when the person is fulfilled our need and our desire, but some condition is occurred at that time. First, frustration और कुंठा, second इंटर कॉन्फ्लिक्ट या अंतर्द्वंद। कुंठा या फ्रस्ट्रेशन में हमने देखा कि यह एक सामाजिक स्थिति है। इस सामाजिक स्थिति में व्यक्ति अपने आप को पराजय महसूस करने लगता है, असफल महसूस करने लगता है या असंतुष्ट हो जाता है। इन द फ्रस्ट्रेशन एवरी ह्यूमन फील्स फेलियर, डिसक्वालिफाइड और disbalanced, and then occur a tension condition, तभी व्यक्ति के अंदर एक तनाव की स्थिति होती है। सेकंड हमने देखा अंतर्द्वंद या इंटर कॉन्फ्लिक्ट। इंटर कॉन्फ्लिक्ट में व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मुझे अपनी इच्छा की पूर्ति करना है, क्या मैं समाज द्वारा स्वीकृत नियमों पर चलूं या समाज द्वारा अस्वीकृत नियमों पर चलूं।
इन दोनों स्थिति के बीच जो द्वंद्व की स्थिति है, जो लड़ाई की स्थिति है, उसी स्थिति को हम कहते हैं इंटर कॉन्फ्लिक्ट। और यही इंटर कॉन्फ्लिक्ट क्या कर रहा है, धीरे धीरे तनाव को बढ़ाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंटर कॉन्फ्लिक्ट की जब स्थिति उत्पन्न होती है, इस स्थिति में व्यक्ति को एक डिसीजन लेना पड़ता है। इन द ऑकर इंटर कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन अ ह्यूमन इज कंप्लीट ऑफ वन डिसीजन, इफ दैट डिसीजन राइट और आर रॉन्ग। उस समय उसका निर्णय सही हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन जो बीच की स्थिति है, वह स्थिति इंटर कॉन्फ्लिक्ट कहला रही है। यदि वह समाज द्वारा स्वीकृत नियम पर चल रहा है और बार बार असफल हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन या कुंठा की स्थिति आएगी। और उस स्थिति में व्यक्ति क्या करेगा? उस स्थिति में व्यक्ति तनाव से ग्रसित होता जाएगा। कई विद्वानों ने तो ये कह दिया है, मैनी सम स्कॉलर आर आल्सो कॉल्ड अटेंशन इज अ सोशल कंडीशन, यानी कि तनाव एक सामाजिक स्थिति या परिस्थिति है। और इस स्थिति के लिए जो जिम्मेदार है वह क्या है? समाज। एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल आवर सोसाइटी, बिकॉज अ ह्यूमन इज आल्सो प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी। क्योंकि समाज इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि कई बार स्थिति उत्पन्न यह होती है कि व्यक्ति को समाज में ही रहना है, और व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज में ही रहता है। इन द एवरी ह्यूमन इज लिव इन आवर सोसाइटी विद द बर्थ टू डेथ। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे समाज में ही रहना है। तो समाज के अंदर उसके मस्तिष्क में कुछ ऐसे नियम पहले से बैठा दिए जाते हैं, सिखा दिए जाते हैं। इन द टाइम ऑफ बर्थ एंड बर्थ टू यंग, यानी जन्म से युवा अवस्था तक व्यक्ति कई प्रकार की संस्कृति सीखता है। इन द लर्न मैनी कल्चर्स लाइक सम ट्रेड फोक बेस एंड ट्रेडिशंस, यानी जन्म से लेकर युवा अवस्था तक व्यक्ति के लिए कई प्रकार के नियम, उसकी संस्कृति, उसकी रूढ़ी, उसकी प्रथा से अवगत कराया जाता है। और बार बार उसे ये सिखाया जाता है कि इन्हीं नियमों पर चलकर यह चलना है। कई बार स्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं कि प्रथा या रिवाज या रूढ़ी, many times occur are conditions when do not accept our trade, folk ways and traditions and some rules। यानी कि स्थिति जब उत्पन्न होती है तब व्यक्ति अपनी प्रथाओं को, अपनी रीतियों को, अपने रिवाजों को हटा देता है या उनसे हटकर कार्य करना चाह रहा है, तब व्यक्ति डिस्टर्ब होने लगता है। और उसी स्थिति में उस व्यक्ति के मस्तिष्क में फ्रस्ट्रेशन का निर्माण होने लगता है। तो क्लियर है तनाव या टेंशन क्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं इनके आगे चल के कि आखिर ये जो स्थिति बनती है वह क्यों बनती है। दो प्रकार की स्थिति कारण इन स्थितियों का निर्माण होता है। ज़्यादा डीप में नहीं है, ज़्यादा डीप में आपके में तनाव नहीं है या टेंशन जो टॉपिक है ज़्यादा डीप में नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर देखना है सिर्फ कृषक तनाव के साथ। डू नॉट डीपली इन आवर सिलेबस फॉर टेंशन बिकॉज द स्मॉल टॉपिक ऑफ पीजेंट टेंशन, यानी कि कृषक तनाव के एक छोटा सा टॉपिक लिया गया है आपके सिलेबस में, जिसमें कृषकों की स्थिति और कृषकों से संबंधित टेंशन या उनसे संबंधित तनाव के बारे में समझाया गया है। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वह रहेगा भूमि व्यवस्था या समाज में जो भूमि की व्यवस्था है, द सिस्टम ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड। यानी कि जो हमने पहले भी कभी पढ़ी होंगी, जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इस प्रकार की कृषकों के साथ व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। जो जमीन का वास्तविक स्वामी, द मैन ओनर ऑफ आवर लैंड,
तो प्राचीन काल में इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई। पहली व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था थी, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, और एक आपकी जजमानी व्यवस्था, सॉरी जमींदारी व्यवस्था। तो इस प्रकार की तीन चार व्यवस्थाएं आपकी आई थी, जिन पर हमें यह देखना है किन व्यवस्थाओं से संबंधित किस प्रकार की कंडीशन ऑकर होती हैं, किस प्रकार के नियम लगते हैं, जिसमें वास्तविक स्वामी, रियल ऑनर ऑफ लैंड, यानी जमीन का वास्तविक स्वामी कौन होता है। पहली व्यवस्था है आपकी महलबारी व्यवस्था। महलबारी व्यवस्था में क्या था वास्तव में? महल महलबारी व्यवस्था के अंतर्गत था, इन सच अ सिस्टम द गवर्नमेंट डिक्लेयर अ पर्सन ऑफ कॉन्फिडेंस टू बी द हेड ऑफ द विलेज एंड कैरीज आउट ऑन इम्पोर्टेंट टैक्स कलेक्टिंग। यानी कि इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था। महलबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, किस लिए? जो व्यक्ति कृषि कर रहे हैं उन लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए। इन सच अ सिस्टम द गवर्नमेंट डिक्लेयर अ पर्सन ऑफ कॉन्फिडेंस टू बी द हेड ऑफ विलेज एंड कैरीज आउट एन इम्पोर्टेंट टैक्स ऑफ कलेक्टिंग रेंट और लैंड टैक्स। यानी कि जमीन से संबंधित किराया या कर को एकत्र करने के लिए गवर्नमेंट एक व्यक्ति को नियुक्त करती थी एक किसी गांव के अंतर्गत, और यह जो टैक्स होता था, यह टैक्स पर उस नियुक्त किए हुए व्यक्ति तथा सरकार का अधिकार होता था। एंड दिस टैक्स is also head on tax collect और अ गवर्नमेंट। यानी कि जो टैक्स को कलेक्ट कर रहा है या एकत्र कर रहा है, कुछ हिस्सा उस व्यक्ति का रहेगा और कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का रहेगा। एंड दिस सिस्टम, इन सिस्टम के अंतर्गत जो व्यक्ति खेती कर रहा है, जो कृषि कर रहा है, वह इस जमीन का मालिक नहीं होता है। When this person is agricultured our land, but this is not a own owner, वह अपनी जमीन का स्वामी नहीं होगा जो व्यक्ति खेती कर रहा है। If the occur any condition when this person sell our land, यानी कि यदि वह व्यक्ति अपनी जमीन को बेचना चाहता है तो वह नहीं बेच सकता। डू नॉट एक्सेप्ट फॉर अ सेलिंग ऑफ आवर लैंड। यानी कि सिंपल यदि अपन देखें तो महलबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति जो खेती कर रहा है, उस खेती करने वाले व्यक्ति के ऊपर एक सरकारी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी, जिसके द्वारा खेती का टैक्स और जमीन का किराया प्राप्त किया जाता था, और वह किराया का कुछ हिस्सा सरकार का और कुछ हिस्सा उस किराया और टैक्स कलेक्ट करने वाले व्यक्ति का होता था। सेकंड व्यवस्था है आपकी जमींदारी व्यवस्था या जमींदारी सिस्टम। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति जो खेती कर रहा है वह उस जमीन का मालिक होगा। इन द जमींदारी सिस्टम when these person agriculture our land, then the owner of our land, जो व्यक्ति खेती कर रहा है वह व्यक्ति उस जमीन का मालिक होगा। बट दिस पर्सन इज आल्सो अ टैक्स पेइंग, परंतु उस जमीन पर खेती करने का कर उस व्यक्ति के लिए गांव के एक जमींदार को देना पड़ेगा।
यानी कि यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। हम देख रहे थे महलवाड़ी प्रथा के अंदर सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप था। इन द महलवाड़ी सिस्टम इज डायरेक्ट गवर्नमेंट इंक्लूड, बट जमींदारी सिस्टम इज नॉट इंक्लूड अ गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट या सरकार क्या करती है, जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न गांवों में एक एक जमींदार कर देती है, और यही जमींदार अपनी जमीन पर खेती कराने के लिए, कृषि कराने के लिए कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं, और नियुक्ति के साथ साथ उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक देते हैं। इन द जमींदारी सिस्टम गवर्नमेंट declared some persons, when these person is called as zamindar, and these zamindar is take some person whose person are agricultured in our land। यानी कि जमीन के लिए, खेती करने के लिए कुछ व्यक्तियों को नियुक्त कर रहे हैं, और उन व्यक्तियों से एक टैक्स या किराया ले रहे हैं, और यह किराया वह सरकार को पूरा ना देकर कुछ हिस्से में, यानी फिक्स्ड सम परसेंटेज जमींदार और अ गवर्नमेंट, एंड आल्सो एग्रीकल्चर्ड पर्सन और पीजेंट पर्सन देन सेल आवर लैंड। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति खेती कर रहा है वह अपनी जमीन को बेच सकता है। क्लियर है? महलबाड़ी व्यवस्था में खेती करने वाले व्यक्ति को बेचने की परमिशन नहीं थी, लेकिन जमींदारी व्यवस्था में जो व्यक्ति खेती कर रहा है उस व्यक्ति को अपनी जमीन बेचने का हक या अधिकार रहता है। क्लियर? कोई डाउट आज की क्लास में? शीतल, पलक, मंजू, टेरेसा, ओके, अंजना, दया, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कृषि के पिछड़ेपन के कारण, द केसेस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कृषि, आज जो कृषि है उस कृषि में वो कृषि क्यों पिछड़ रही है, हाउ टू बैकवर्ड ऑफ आवर एग्रीकल्चर, सिंप्लीफाई रीजन, यह आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। एक बार आप भी सोचें कि आखिर जो कृषि है वह किन कारणों से पिछड़ रही है। ठीक है, ओके, ओके, वेलकम, वेलकम, ओके।